जैसा कि उत्पादन कैसे होता है, तो इसके लिए हम समझ सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी होता है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, या इसको बोल सकते हैं साहस उत्पादन प्रक्रिया। ये प्रमुख 4 अंग माने गए हैं उत्पादन के अंतर्गत। जैसा कि जब साथ ही ये आर्थिक जैसे अवधारणाएं भी हैं जिनका प्रयोग यहाँ पर विशिष्ट रूप से किया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पे आप देख सकते हैं श्रम का आशय जो है शारीरिक मेहनत समझा जाता है, परंतु श्रम से आशय उत्पादन प्रक्रिया में किसी भी तरह या मानवीय योगदान से भी है, या शारीरिक भी हो सकता है या मानसिक भी हो सकता है, लेकिन उत्पादन के लिए इन चारों की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे और 4 आर्थिक अवधारणाओं को समझेंगे। जैसा कि अगर उत्पादन प्रक्रिया किस प्रकार या किस कारक से मिलता है और इसे कैसे तय किया जाता है, उत्पादन क्रिया कैसे किया जाता है और वहाँ सामाजिक व्यवस्था कैसे होती है, श्रम करने वाले को कितना मिलता है, क्या वह उत्पादन संग्रह करते हैं, तो इसके लिए हम आइए एक रायपुर शहर के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से उत्पादन क्रिया की जाती हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी और जिले का मुख्यालय। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के बाद यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है, लेकिन इसके बाद रायपुर तेजी से क्या हो गया था, विकसित और आगे बढ़ने लगा। सन 2011 में भारत महानगरों में क्या हो गया, शामिल हो गया और राज्य के विभिन्न भागों में जैसे आप ले सकते थे खनिज भंडार और वन संसाधनों की मौजूदगी। तो इस तरीके से इस शहरों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा भी मिला था और साथ ही साथ रायपुर शहर और उसके आसपास इलाके जिसमें स्टील सीमेंट का उत्पादन करने वाली कई महत्वपूर्ण उद्योग भी शामिल हुआ और इसी के अंतर्गत जैसे बिजली और स्टील के क्षेत्रीय केंद्र बल्कि भारत के बड़े बाजारों में से एक माना गया। छत्तीसगढ़ का वन जो है क्षेत्र रायपुर को वन उपज का एक प्रमुख व्यापार केंद्र भी शामिल माना गया था। जैसा कि राष्ट्रीय एवं राजमार्गों के द्वारा जब भारत के प्रमुख शहरों में रायपुर पहुंचा जा सकता है, तो जैसे कि मुंबई को कोलकाता से जोड़ने वाला राष्ट्रीय जो राजमार्ग, जैसे आप ले सकते हैं क्रमांक 53 रायपुर से होकर क्या होता है गुजरता है, तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के जरिए अगर रायपुर को विशाखापट्टनम से जोड़ा जाता है, तो आप समझ सकते हो कि अन्य शहर जैसे भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर और नागपुर भी सड़कों और रेल मार्ग द्वारा रायपुर से जोड़ते हैं। तो जैसे पिछले अगर 15 सालों के दौरान ग्रामीण इलाकों का बहुतायत देखा जाए, तो इसकी कारखानों और या कार्यालयों में जो काम करने वाले और कई प्रकार की शहरी नौकरियों के लिए रायपुर शहर उसके आसपास कस्बों में क्या हो गए, गाँवों की ओर विकसित हो गए और साथ ही साथ भौगोलिक स्थिति, सड़क सुविधा और मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को रायपुर शहर की ओर आने के लिए प्रेरित करती है। आगे देखेंगे जिसमें भूमि, जैसे रायपुर की भूमि का उपयोग हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में भूमि मुख्य रूप से किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो खेती के लिए की जाती हैं। लोग खेतों के आसपास गांव में रहते हैं और शहरों को ऐसी जगह के रूप में पहचाना जाता है जैसे खेतीबाड़ी से हटाकर अन्य गतिविधियों तो उसमें शामिल होता है, जैसे बाजार का स्थान है, व्यवसाय है या अनेक प्रकार की सेवाओं और सरकार के प्रशासनिक कार्यालय के लिए यह स्थान उपलब्ध कराते हैं। भूमि का इस्तेमाल है जैसे इमारत हैं, कारखाने हैं, दुकान, बाजार, स्कूल, अस्पताल, कार्यालय आदि को स्थापित करने के लिए भी किया जाता है। और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो या रहने के लिए आवश्यक कई तरह की सेवाएं हैं, जैसी सड़कें हैं, पानी का वितरण, बिजली, बस, यातायात के साधन आदि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो कुछ इलाकों में केवल सरकार ही सेवा प्रदान करने वाली होती हैं, जबकि अन्य इलाकों में निजी कंपनी भी ये सेवाएं क्या करती हैं, प्रदान करती हैं।
जैसा कि कुछ सालों पहले अगर राज्य सरकार को देखा जाए तो भूमि का इस्तेमाल या इसका उपयोग, जैसे शहर की भूमि के इस्तेमाल से देखा जाए तो इसमें वैकल्पिक रास्ता को देखा जा सकता है कि अनेक प्रकार की सरकार जैसे मनोरंजन के लिए है भूमि की उपलब्धता। तो आप इस तालिका के माध्यम से भी देख सकते हैं कि रायपुर शहर में भूमि का उपयोग किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इसको कलर किया गया है। तो नीले कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है हिस्सा, वह लगभग 55% है और इसमें घर और अपार्टमेंट, क्वार्टर, मतलब कहने का अर्थ है सबसे अत्यधिक हिस्सा जो भूमि का उपयोग जो है इसके लिए किया जाता है। फिर आता है ऑरेंज कलर, तो इसमें दिया हुआ है व्यापारिक दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये लगभग 11% है। फिर 3% दिया है जो मनोरंजन के लिए है। 14% जो है वो लगभग यातायात साधन के लिए है और 12% है वह ऑफिस के लिए है और फिर 5% जो बच गया है वो अन्य उद्देश्य के लिए शामिल किया गया है। अगला देखते हैं जिसमें श्रम। जैसा कि हमने इसके पहले भी श्रम पूंजी के बारे में पढ़ा, तो श्रम इसका महत्वपूर्ण भाग माना गया है। भूमि आजीविका का तो महत्वपूर्ण स्रोत है ही, लेकिन केवल वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन भी आवश्यक नहीं है, बल्कि रहने वाले के लिए यह भी जरूरी है कि अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है तो आपका परिवार कहाँ निवास करेगा। तो इसके लिए हो सकता है कि आपके परिवार को किराए पर रहना भी पड़ सकता है या शहर में रहने के लिए कई परिवारों के लिए आम बात भी होती है। लेकिन किरायों के मकान के लिए आपको अपनी आमदनी का एक हिस्सा क्या करना है, किराए के रूप में खर्च करना होगा। तो रायपुर में जैसे क्या करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों या बस्तियों में रहने वाले परिवार केवल 20% हिस्सा जो है वह राज्य सरकार द्वारा जो जारी किए गए कानूनी दस्तावेज या जो भूमि के असली मालिक हैं उनके जरिए से कार्य किया जाता है। जमीन पर खुद के घर तो बनवा सकते हैं, लेकिन यह सभी के लिए संभव नहीं हो पाता। अन्य नागरिकों की तरह भी क्या करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने भी जाते हैं। तो लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी पीने का जो रहता है, साफ सफाई है, नल निकासी, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र या स्कूल, इसकी भी ज़रूरत क्या होती है, आवश्यक होती है। आगे देखते हैं जिसमें स्वरोजगार प्राप्त श्रमिक। जैसा कि एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि स्वरोजगार का अर्थ क्या होता है। सब्जी विक्रेता जो प्रतिदिन सब्जियों को थोक बाजार में खरीदकर शहरों में क्या करते हैं, घूम घूम कर बेचते हैं और वे किसी नियोक्ता या कर्मचारी न होकर स्वरोजगार में क्या हो जाते हैं, नियोजित हो जाते हैं। आप देखे ही होंगे क्या करते हैं, थोक खरीदने के बाद वह शहरों में घूमकर क्या करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं। सब्जियों के विक्रय से हुए जो मुनाफे से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और साथ ही साथ सब्जियों के धंधे में उनकी आय क्या हो जाती है, एक सुनिश्चित हो सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि वे कार्य करने के लिए सुरक्षा की परिस्थिति एवं जैसे भी कार्य करते हैं, जैसे दुर्घटना बीमा, भविष्य निधि आदि कई लाभों से क्या हो जाते हैं, वे वंचित भी हो सकते हैं। अगला आता है जिसमें अकुशल श्रम। जब शहरों में चावड़ी बाजारों में छोटे छोटे काम जैसे मजदूरी, पुताई, मरम्मत आदि जो काम करने वाले लोग रहते हैं वह अकुशल श्रमिक की श्रेणी में आ जाते हैं और इन्हें अधिकांश ग्रामीण पृष्ठभूमि में आते हैं और इनके भी रोजगार के अवसर क्या होते हैं, सुनिश्चित नहीं होते। इसकी वजह से वे क्या होते हैं, उनकी आय एक अनिश्चित होती है और हमारे प्रदेश में इनकी संख्या क्या है, अधिक है। अगला आता है जिसमें कुशल श्रम। कुशल श्रम वे विशेष तरह की व्यावसायिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति जैसे वकील, डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, तकनीक योग्यता संपन्न व्यवसाय आदि सम्मिलित होते हैं और संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की व्यवस्थित कार्य क्या होते हैं, परिसर और या अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं और उनकी सहायता के लिए अन्य सहायक भी उपलब्ध होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक कुशल श्रमिक की कल्पना करें तो जो किसी बड़े कारखाने में काम करते हैं, उससे कारखाने में एक कार्यालय और सहायता के लिए अधीनस्थ कर्मचारी की आवश्यकता होती है, लेकिन वे प्रत्येक महीने एक सुनिश्चित वेतन या अन्य लाभ
प्राप्त करते हैं और वेतन की प्राप्ति के बाद वे आय का निश्चित भाग व्यय करके वे बचे हुए भाग को बचत करते हैं। इसी बचत से वे भविष्य की योजनाओं पर व्यय का प्रबंध करते हैं, जिससे वह चार्टर अकाउंटेंट बनाने के पूर्व उसे एक मानक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी पड़ी और स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बाद भी व्यावसायिक अध्ययन करने के बाद भी एक कुशल व्यावसायिक श्रमिक बन गए। अगला आता है जिसमें उत्पादन की व्यवस्था। जैसा कि प्रारंभ में कहा गया था कि उत्पादन प्रक्रिया के लिए क्या है, 4 प्रमुख कारक माना गया था, जिसमें हमने भूमि और श्रम के बारे में भी चर्चा किया और अध्ययन भी किए कि किस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है और उदाहरण समझने के लिए कोशिश भी की थी कि इसकी व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए। तो उत्पादन के लिए भूमि और प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, खनिज आदि पहली आवश्यकता मानी जाती हैं। तो दूसरी आवश्यकता है जिसमें श्रमिक और कामगार की होती है। वे लोग हैं जो श्रम करते हैं और कुछ उत्पादन गतिविधियों में उच्च प्रशिक्षित और शिक्षित कामगारों की आवश्यकता होती है जो दिए गए कामों को कर सकें और अन्य गतिविधियों में उन कामगारों की आवश्यकता होती है जो हाथों से काम कर सकें, क्योंकि प्रत्येक कामगार उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम उपलब्ध कराते हैं और यहाँ श्रम से आशय केवल हाथों से किए गए श्रम से नहीं। जैसे हम बोलचाल की भाषा में भी क्या मानते हैं, श्रम का तात्पर्य जो उत्पादन में लगने वाला हर तरह के मानवीय प्रयास जिनके कारण मजदूरी या वेतन दिया जाता है और कामगार व मालिक का एक संबंध बनता है। तो इस तरीके से इस भूमि श्रम के बारे में हम समझें कि किस तरीके से उत्पादन कार्य किया जाता है।